Hello students. So this is our next lecture and we are covering Indian polity through MCQs. Hopefully you people are liking the lectures. अच्छे कमेंट्स ही मिलते हैं आपकी तरफ से एंड इट लुक्स वेरी गुड और इट कीप्स मी मोटिवेटेड. चलिए शुरू करते हैं. कोई भी आपको क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई माई वेरी बेस्ट टू रिजॉल्व इट प्रैक्टिकली. पिछले सेशन में ये एक डाउट आया था एक स्टूडेंट का, मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशन. एज गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन मीन दे ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो एंड शायद लास्ट सेशन में ना मैंने भी उसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया. सी क्या होता है ना, एक तो ना इन दैट ऑप्शन देर वॉज ऑल गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन. Actually, there is some criteria. In order to come under the Lokpal jurisdiction, there is some criteria. Let's suppose 10 lakhs is the limit. That government investment should be 10 lakhs in order for it to come under the Lokpal jurisdiction. कि गवर्नमेंट को 10 लाख इन्वेस्ट करना ज़रूरी है. अब मान लो कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशन 1, इंस्टीट्यूशन 2 एंड इंस्टीट्यूशन 3. In the first institution, government invested 2.5 lakh rupees. In the second institution, government invested 5 lakh rupees. In the third institution, government invested 10 lakhs rupees. So in this case, the first institute will not come under the Lokpal jurisdiction. Second institute will come under the Lokpal jurisdiction. The third institute will also come in the Lokpal jurisdiction. So if there is an investment of 10 lakh rupees and if there is an investment of 5 lakh rupees, then it will come under the Lokpal jurisdiction. But aided ये सारे हैं, all these will be called government aided institution, but not completely financed, not fully financed. तीनों fully financed नहीं है, तीनों partially financed भी नहीं है. Only second is partially financed, only third is fully financed. सो दिस इज़ द डिफरेंस. तो ये सारे गवर्नमेंट एडेड हैं बट ऑल विल नॉट कम अंडर द लोकपाल जुरिस्डिक्शन. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी NGOs हैं, उस पर कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है. तो हमेशा कि सारे उसके अंडर आएंगे वो चीज़ ज़रूरी नहीं है. गॉट माई पॉइंट? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Statement 1. The preamble to the Constitution was added after the enactment of the Constitution. It was done so to ensure that the preamble was in conformity with the Constitution. क्या दोनों करेक्ट हैं? एंड सेकेंड एक्सप्लेन करता है फर्स्ट को. क्या दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेन नहीं करता है? एक करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट है. बताओ. All right, so basically the right answer here is option number 1. Quite easy question. I told you about the objective resolution in one of the sessions. Objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru, December 13, 1946. ठीक है, 1946 बेसिकली. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मेन पर्पज़ क्या था कि ये एनफोर्स करना दैट इंडिया इज़ ए सॉवरेन नेशन एंड इंडिया में डेमोक्रेसी होगी, इंडिया में जस्टिस मिलेगा, इंडिया में लिबर्टी होगी, इंडिया में इक्वालिटी होगी. अब ये वर्ड आपने और कहाँ पढ़े हैं? प्रिएम्बल में. सो दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेटर बिकेम द प्रिएम्बल. इट्स मॉडिफाइड वर्जन बिकेम द प्रिएम्बल. So objective resolution or preamble contains the vision of the constitution or the philosophy of the constitution. Understood? So इसीलिए on 26th of November 1949 when the entire constitution was framed, उसके बाद this preamble was added to the constitution. बाद में ऐड किया गया था preamble को. एंड प्रिएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने की, अडॉप्ट होने की जो डेट लिखी गई है दैट इज़ ऑल्सो 26 नवंबर 1949.
ठीक है, ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। प्रियम्बल में जो डेट मेंशन्ड है वो 26 नवंबर 1949 है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। आई बात समझ में? सो ये सारा आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड जवाहरलाल नेहरू एंड प्रियम्बल इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रियम्बल कंटेन्स द विजन और फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के विज़न को दिखाती हैं। सो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्चुअली मैंने पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था बट उसमें साउंड इशू हो गया था। सो द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें मैंने आंसर मार्क किया हुआ है, चलो इसको वैसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पार्लियामेंट। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। When the preamble start, when you start reading the preamble, तो preamble कहाँ से शुरू होता है? We the people of India। ऑलराइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने नहीं बनाया। पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बनी थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसीलिए प्रियम्बल में ये फर्स्ट लाइन लिखी गई थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि इंडिया में अल्टीमेट सॉवरेनिटी किसके पास है? लोगों के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से आती है और कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी लोगों से आती है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, सो फर्स्ट कम्स द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया पार्लियामेंट को। सो इट कम्स लास्ट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद ए प्रियम्बल। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्मीकांत में एग्जैक्टली एक लाइन लिखी हुई है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टार्ट विद ए प्रियम्बल, टू बिगिन विद ए प्रियम्बल। स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका से आया था। एक्चुअली अमेरिका ने उसको फेमस बनाया था, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में एक इंट्रोडक्टरी डिक्लेरेशन थी। बस ये था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रियम्बल से बिगिन हुआ था। आई बात समझ में? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सिर्फ अकेला कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जो प्रियम्बल से बिगिन हुआ। सो नीदर 1 नॉर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वॉज सेकेंड क्वेश्चन। विल ट्राई टू कवर एक लेक्चर में 7 to 10 क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग, बट डोंट वरी, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं होगा फिर। So consider the following. How many of the above acts have a bearing on the implementation of fundamental duties? तो ये आपके एक्ट्स दिए गए हैं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। बताओ मुझे आंसर। सो द टाइम इज़ अप। सी, एक तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, हैज़ ए बियरिंग ऑन। अब इसका क्या मीनिंग है? सी, यू नो दैट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A। ये हमें बताती हैं कि हर सिटीज़न की देश के ऊपर, देश के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को राइट्स देते हैं, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ सारी मोरल ऑब्लिगेशंस इम्पोज करती हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ना 1976, उसके थ्रू ये ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। बाद में एक और नई ड्यूटी ऐड की गई थी। आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की थी एंड व्हाट वाज दैट ड्यूटी, बिकॉज मैं पढ़ा चुकी हूँ वो पहले। अंडरस्टूड? सो इन टोटल देर आर 11 ड्यूटीज़ अभी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नाउ। नाउ द थिंग इज दीज आर जस्ट द मोरल ऑब्लिगेशंस, so these are not enforceable,
नॉट एनफोर्सेबल, जस्ट लाइक डीपीएसपी। डीपीएसपी भी एनफोर्सेबल नहीं है ना। क्या प्रीएम्बल जस्टिसेबल है? क्या प्रीएम्बल एनफोर्सेबल है? आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। अब जब ये एनफोर्सेबल नहीं है तो मान लो देयर इज़ ए पर्सन ए जो कि कोई, मान लो कि ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी को वायोलेट कर रहा है, किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को, जैसे कि नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मान लो, तो क्या कोई दूसरा पर्सन उसको कोर्ट में लेकर जा सकता है? फंडामेंटल ड्यूटी के वायोलेशन के बेसिस पर नहीं लेके जा सकता ना, क्योंकि वो नॉन एनफोर्सेबल है। सो लेजिस्लेचर को लगा कि इस तरह से तो फिर लोग ऑब्लिगेट नहीं फील करेंगे ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो इसीलिए कुछ सारे लीगल प्रोविजंस बनाए गए। इनफैक्ट ये लीगल प्रोविजंस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते थे, कुछ लीगल प्रोविजंस, कुछ बाद में बनाए गए कि उनके थ्रू ना इनडायरेक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज़ एनफोर्स हो जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रोविज़न, ये प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए थे वर्मा कमेटी ने। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दो कमिटीज़ का नाम आता है, एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जिसके बेसिस पर, जिसने रिकमेंडेशन दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाने की, जिसके बेसिस पर पार्ट 4A आर्टिकल 51A डाला गया था। फिर एक आती है वर्मा कमेटी जो कि 1999 में आई थी। इसने बोला कि कुछ सारे लीगल प्रोविजंस ऑलरेडी हमारे पास हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। नाउ you know that our first duty is to respect the constitution, respect constitution, respect national anthem, national flag and national anthem। you know actually क्योंकि लैपटॉप की बैटरी डाउन है ना, इस वजह से कर रहा है। जस्ट वेट ए मोमेंट। ऑल राइट, so national flag, national anthem. So as per this act you can't disrespect your flag and anthem. Now the second act is Representation of People Act 1951। ये इलेक्शन प्रोसेस को फेयर बनाए रखने के प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। मान लो कि अगर कोई कैंडिडेट रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या लैंग्वेज के नाम पर वोट्स मांगता है तो इससे करप्ट इलेक्टरल प्रैक्टिसेस माना जाता है ना। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस करप्ट इलेक्टरल प्रैक्टिसेस को डिनाई किया जा सकता है, मतलब उनको रोका जा सकता है। नाउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यू नो देयर इज़ ए प्रोविज़न इन फंडामेंटल ड्यूटी, आई मीन वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमें डिफॉरेस्टेशन से बचाना है। तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी तो उसी से रिलेटेड है। फोर्थ इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये वो जो UAPA है ना, ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी या फिर इंटीग्रिटी के खिलाफ एक्टिविटीज़ चला रही है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया जा सकता है। सो इसका मतलब जो एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स हैं उनको रोकता है ये, और देश में यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। तो ये चारों ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। 1955 यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको। सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 वाला। सेकेंड देन देयर इज़ इंडियन पीनल कोड एज वेल, क्योंकि इंडियन पीनल कोड में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ, अगर मान लो कोई र्यूमर फैला रहा है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट्स दे रहा है तो उसको पनिश किया जा सकता है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये सारा कुछ है इसमें। आपको बस ये देखना है इस तरह के क्वेश्चन में क्या ये जो एक्ट है किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
abolition of diarchy at the center, joint sitting of both chambers in certain cases, separation of Burma from India, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. So give me the correct answer here. ऑल राइट, सो द टाइम इज़ अप. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. अगेन यू हैव टू सी कि एग्जामिनर कहाँ चीज़ें चेंज कर सकता है. यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, जबकि जो डायरकी थी वो तो प्रोविंसेस में आई थी. आई मीन जो 1909 का एक्ट था ना, मैंने कल आपको पढ़ाया था 1909 का एक्ट, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे, उसमें प्रोविंसेस में डायरकी 1919 वाला 1919 में प्रोविंसेस में डायरकी आ गई थी. 1909 में तो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था मुस्लिम्स के लिए. ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे, ये अपने मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे. इसमें प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी. पिछले ही सेशन में बताया है मैंने आपको. अच्छा, सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था ना, इट वॉज द लॉन्गेस्ट एक्ट एवर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर गवर्निंग इंडिया. जब साइमन कमीशन आया था, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी. 1927 में साइमन कमीशन आया था. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1931-32 के बीच हुई थी. और जो वाइट पेपर आया था 1933 में, वाइट पेपर. सो इन सब की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था. इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट एवर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे? एक तो इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी. ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या क्या रहेगा? एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस रहेंगे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, और एक क्या रहेंगे? प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे, प्रिंसली स्टेट्स. अच्छा, आपको इन दोनों के बीच तो डिफरेंस पता है ना, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स. यार ये पेन टेप पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है. देखो, यू नो व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, तो यहाँ पर बहुत सारे राजाओं का राज था. मतलब बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स थी ना. तो व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, तो सबसे पहले इधर बंगाल में इन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू किया था, है ना. आई मीन नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था, तो उसके बाद जो दीवानी आई थी आई मीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद पास, तो उस टाइम पर कुछ सारे एरियाज़ तो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिए. तो उनको बोला गया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. मतलब वहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल है. और कुछ सारे जहाँ पर राजास थे ना, कहीं कहीं पर जहाँ राजास रूल कर रहे थे, किंग्स थे, तो उनके साथ उन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया था, है ना, मॉनेटरी अग्रीमेंट और सम काइंड ऑफ डिफेंस से प्रोटेक्ट, आई मीन डिफेंस करेंगे, सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट. तो उनको बोला गया प्रिंसली स्टेट्स. सो इन प्रिंसली स्टेट्स किंग के द्वारा रूल्ड होते थे ये. अंडरस्टूड. सो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, जिसमें दोनों मिलकर एक इंडिया फेडरेशन बनाएंगे. मतलब ये इन दोनों का कम्बिनेशन इंडिया कहलाएगा, है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन होगा. बट ये फेडरेशन एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं. आपसे कोई पूछे कि क्या ये फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आई? नहीं, ये एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाई. इसका रीज़न क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने अग्री नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया इसको ज्वाइन करने से. इसलिए ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई और ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन क्या था? पहला तो प्रोविज़न इसका था ऑल इंडिया फेडरेशन का. सेकेंड प्रोविज़न इसमें डाला गया था अबाउट एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस. एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस. यार मुझे ये सही करना पड़ेगा.
ये क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आई विल रिजॉल्व इट है ना नेक्स्ट सेशन से पहले। आई गेस ये कोई अपडेट मांग रहा होगा और कुछ नहीं, हमेशा ऐसे ही होता है जब भी कोई काम करना होता है ना मुझे, तभी कोई ना कोई देखो है ना सिस्टम में 1 अपडेट पेंडिंग, तभी ये सब चीज़ें होती नॉर्मली। ट्रस्ट मी, मेरा लैपटॉप मतलब पूरा दिन चलता है, पूरा दिन मैं कुछ ना कुछ इसमें करती रहती हूँ। सो कुछ भी नहीं होता है जब मुझे ज़रूरत नहीं होती है। जब मैं खाली बैठी होती हूँ तब ऐसा कुछ नहीं होता है, पता नहीं क्या है मतलब ये। एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस, डायरकी बताया था ना मैंने, जो सब्जेक्ट थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, तो उस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। थर्ड, ओके सो थर्ड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है ना, उनको एक तरह से पावर्स ज़्यादा मिल जाना, प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी आ गई थी है ना, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे उनको ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी। मेरा ध्यान बार बार इसी पेन टाइप की तरफ जा रहा है एक्चुअली। प्रोविंसेस से डायरकी हटाकर सेंटर में डायरकी एस्टेब्लिश कर दी थी, सेंट्रल डायरकी। बट ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बना था। सो सेंटर में डायरकी का एक प्रोविज़न था बट इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। फिफ्थ, काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया था। काउंसिल ऑफ इंडिया टू बी एबॉलिश्ड, ठीक है, मतलब जो काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्फॉर्म करती थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट था, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाती थी, यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था एक इनके बीच में, यहाँ काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती थी। तो इसको एबोलिश करके बोला गया कि एक छोटी सी एडवाइजरी बॉडी बना दो जो कि एसओएस को असिस्ट करेगी, छोटी सी एडवाइजरी बॉडी बना दो, बस यही बोला गया था। और बाकी इसमें कुछ सारे फीचर्स थे, जैसे लेजिस्लेटिव जो लिस्ट होती है ना हमारी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिससे बाद में हमारा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आया, जो हमारा कौन सा स्केड्यूल है, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो उस तरह से लिस्ट बनाई गई, इसमें जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स थे उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। अच्छा, 7th प्रोविज़न इसमें क्या था कि फ्रेंचाइज वॉज एक्सटेंडेड, मतलब वोट देने की जो पावर है ना वो किस किस को होगी, वो चीज़ एक्सटेंड करी गई। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी यहाँ पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज स्टिल नॉट इंट्रोड्यूस्ड। कम्युनल इलेक्ट्रेट अभी भी था, सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट अभी भी था ये इसमें, कम्युनल इलेक्ट्रेट आई मीन टू से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन था, जो कम्युनिटीज़ को, जैसे कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला था 1909 में, फिर उसके बाद 1919 में सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस और यूरोपियंस 4 कम्युनिटीज़ तक और एक्सटेंड कर दिया गया था, तो उसको यहाँ पर मेंटेन रखा गया। इसके अलावा बर्मा को सेपरेट कर दिया गया इंडिया से, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड इट वॉज ए मेजर प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। 1937 में हुआ था ये, बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। 10th इसमें क्या रहा, जॉइंट सिटिंग भी आई थी इसमें, जॉइंट सिटिंग। सो ये 10 प्रोविजंस आपको याद रखने हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन जो कि कभी नहीं बन पाई क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने अग्री नहीं किया। प्रोविंसेस में जो 1919 में डायरकी दी थी उसको वापस ले लिया गया, वहाँ से हटाकर सेंटर में डायरकी दे दी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है। और काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया और बोला गया कि एक छोटी एडवाइजरी बॉडी लाओ जो एसओएस को असिस्ट करेगी। 3 सब्जेक्ट्स बनाए गए, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया गया बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अभी भी मिसिंग थी, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था बट काफ़ी पॉपुलेशन को इसमें कवर किया गया। पहले आपको पता है कि जो कुछ पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता था इलेक्शन के लिए, है ना, तो वही चीज़ थी, बस एक्सटेंड किया गया था काफ़ी लोगों तक,
बट पूरी तरह से सबको कवर नहीं किया गया था, सब एडल्ट इंक्लूडेड नहीं थे। कम्युनल इलेक्टोरेट को मेंटेन रखा गया, सेपरेट इलेक्टोरेट को, बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया, जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न था। अब ऑप्शंस देखो और आंसर करो। एबोलिशन ऑफ डायरकी एट द सेंटर में डायरकी एक्चुअली थी ही नहीं 1935 से पहले, 1935 में ही आई थी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जॉइंट सिटिंग अभी बताया मैंने, जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न था। थर्ड, सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, ये भी था। सो 2 and 3 ओनली आर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी शायद मार्कर ठीक हो गया है, बैटरी की वजह से भी हो सकता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? स्टेबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नैरो रिप्रेजेंटेशन। बताओ। ओके, सो टाइम इज़ अप। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर नहीं है। देखो, इसमें ना याद कर लिया करो कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर आंसर करना आसान होगा। जैसे कि यूएसए है, हमारे यहाँ तो क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव हियर एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हियर, ठीक है। तो हमारे यहाँ रियल पावर एक्चुअली पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, वही प्रेसिडेंट को डायरेक्शन देते हैं कोई भी काम से पहले। प्रेसिडेंट का कहीं पर भी कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है अनलेस एंड अनटिल पीएम को इलेक्ट करना हो, जब पीएम की सिटिंग पीएम की डेथ हो गई हो या फिर पार्टी का मेजॉरिटी ना हो, उसमें भी किसी न किसी तरीके से कोalition के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है डिसीजन, है ना। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास खुद की ऑलमोस्ट नील पावर्स है। यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी है, हेड ऑफ स्टेट प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। फिक्स टर्म होता है, 4 साल का टर्म होता है फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 4 years। अथॉरिटी डायरेक्टली पीपल से डिराइव करता है, किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव वहाँ पर नहीं है, मतलब लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। अंडरस्टूड। सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट खुद से ही मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करता है, खुद से ही अपॉइंट करता है, और ये मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द प्रेसिडेंट, नॉट टू द पार्लियामेंट और कांग्रेस। ये मैं यूएसए की बात कर रही हूँ, वहाँ पर प्रेसिडेंट खुद से मिनिस्टर्स सेलेक्ट करता है, उनको अपॉइंट करता है, और वो मिनिस्टर्स पार्लियामेंट या फिर वहाँ पर जो कांग्रेस है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि जो मिनिस्टर्स हैं दे आर डायरेक्टली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर मिनिस्टर्स वैसे कहाँ से आते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही मिनिस्टर्स बनते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वो इंडिविजुअली सेलेक्ट करते हैं और अपॉइंट करते हैं पर्सनली। सो देयर इज़ ए क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, सेपरेशन ऑफ पावर। अब इसमें कुछ सारी मेरिट्स होती हैं, कुछ सारी डीमेरिट्स होती हैं इस सिस्टम के। मेरिट्स क्या क्या होती हैं? एक तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहती है, क्योंकि प्रेसिडेंट का फिक्स टेनर होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं होता, कोई मेजॉरिटी लॉस नहीं होता लेजिस्लेचर में, तो स्टेबल गवर्नमेंट के फॉल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो उससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉन्टीन्यूटी से चलता रहता है।
एक ये होता है कि कंसिस्टेंसी रहती है पॉलिसीज़ में, क्योंकि स्टेबल रहती है पूरे टर्म तक जो एग्जीक्यूटिव है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं आती। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, तो वहाँ पर क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हैं। अंडरस्टूड। बट कुछ सारी डीमेरिट्स भी होती हैं। डीमेरिट्स क्या क्या हैं? क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मान लो कि प्रेसिडेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है एंड लेजिस्लेचर किसी और पार्टी से बिलोंग करता है, तो लेजिस्लेशन तो मुश्किल हो गया ना, क्योंकि प्रेसिडेंट तो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगा, लेजिस्लेचर अपना अलग चलेगा इंडिपेंडेंटली, तो एक तरह से वो नहीं हो, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डेडलॉक होगा। दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि नॉन रिस्पॉन्सिव, कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है लेजिस्लेचर को डे टू डे बेसिस पर। अंडरस्टूड। तो कुछ भी कर सकती है लेजिस्लेचर उस केस में। तीसरा ऑब्वियस सी बात है कि ऑटोक्रेसी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑथोरिटेरियनिज्म ज़्यादा चांसेस होते हैं इंक्रीज़ होने के। अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन चेक्स एंड बैलेंसेस वीक है ना, तो ऐसा सिस्टम बहुत हद तक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ जा सकता है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ जा सकता है। ठीक है। फाइनली एक और चीज़ होती है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना, वो इट कैन लीड टू नैरो रिप्रेजेंटेशन, नैरो रिप्रेजेंटेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के चारों तरफ सेंटर्ड है। आई टोल्ड यू कि प्रेसिडेंट खुद से ही सेलेक्ट करता है मिनिस्टर्स, खुद से ही अपॉइंट करता है, तो इसका मतलब सारा जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के चारों तरफ सेंटर्ड हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हुआ। जैसे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है तो उसमें डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस वाले लोग होते हैं, तो वो डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर एक ही आदमी है तो वो डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं, कैसे करेगा? तो नैरो रिप्रेजेंटेशन, ये भी इसका एक डीमेरिट है। आई बात समझ में सभी को? सो बेसिकली क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर? नॉट ए फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने ये नहीं पूछा मेरिट डीमेरिट क्या है, उसने सिर्फ पूछा है कि फीचर कौन सा नहीं है। क्या स्टेबल गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है? बिल्कुल करता है। दूसरा, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स, बिल्कुल, ये भी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, सब इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। प्रेसिडेंट के हाथों में ही सारी पावर होती है, प्रेसिडेंट इज़ द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी लैक कर जाती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्चुअली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में होता है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं होता है। फिर आता है नैरो रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने पढ़ा एक ही आदमी के चारों तरफ चीज़ें सेंटर्ड हैं, तो नैरो रिप्रेजेंटेशन तो होगी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन इंडिया relinquish its territory to another neighboring country? An ordinary bill passed by parliament with simple majority, via a constitutional amendment bill passed by 2/3 majority, an executive action without the need for constitutional amendment, a constitutional amendment bill ratified by half of the state legislature. चलो बताओ। ऑल राइट, सो what should be the right answer? ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या पूछना चाह रहा है कि अगर मान लो कि हम वॉलंटरली
जो इंडिया है वॉलंटरली सरेंडर करना चाहता है अपनी टेरिटरी नेबरिंग कंट्री को, तो उस केस में हाउ इट कैन बी डन। एक्चुअली 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल किया था, ठीक है, और उसमें ये बोला था कि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट कैन बी डन बाय ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन। बट ये सिर्फ तभी होगा जब इंडिया की कोई टेरिटरी फॉरेन को देने की बात नहीं हो, वैसे बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू डील किया जा सकता है। सो अगर मान लो इंडिया का कुछ पार्ट किसी नेबरिंग कंट्री को देना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मस्ट इज़ नीडेड। अंडरस्टूड। जैसे आपने पढ़ा होगा ना 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें एक वेस्ट बंगाल की टेरिटरी थी बेरुबरी यूनियन, इट वॉज ए टेरिटरी ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये हमने दी थी ईस्ट पाकिस्तान को, तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उस टाइम पर पास किया गया था। तो इंडियन टेरिटरी को अगर फॉरेन स्टेट को देना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368, एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, बोथ द हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी इज़ नीडेड। अंडरस्टूड। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। चलो, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट सेशन में यहाँ से शुरू करेंगे इस क्वेश्चन से।